हेलो मित्रों, सनातन आईएएस कोचिंग में आपका स्वागत है। मित्रों, ये इतिहास का तीसरा वीडियो है और इसके पहले इस पर 2 वीडियो बनाए चुके हैं। प्राचीन इतिहास है। इतिहास जैसा कि आपको मालूम है कि अध्ययन की सुविधा के लिए 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब किसने इसको डिवाइड किया, मैंने इसको पिछले वीडियो में बताया है, फिर मैं इसको यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ। एक वो अंग्रेज विद्वान थे स्कॉटलैंड के, जेम्स मिल। उन्होंने 1817 में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड किया था। तो उसी को कहते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो ये वीडियो जो हमारा है प्राचीन काल के इतिहास पर है। इसके पहले 2 वीडियो बनाए चुके हैं। इसमें इतिहास क्या है, फिर दूसरे वीडियो में बताया गया मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। ये तीसरा वीडियो है जो हमारा शुरू होता है पाषाण काल से। पाषाण काल मीन्स स्टोन, यानी मानव जब गुफाओं में रहता था, मानव को कोई जानकारी नहीं थी घर कैसे बनाया जाए, भवन कैसे बनाया जाए, सड़क कैसे बनाई जाए। वो कभी बरसात में छिपने के लिए, कभी धूप से छिपने के लिए पत्थर की बनी जो गुफा होती थी पहाड़ों पर, उसमें घुस जाता था, उसमें प्रवेश कर जाता था, उसमें रहता था। तो चूंकि पाषाण में रहते थे, इसलिए हम इस युग को कहते हैं पाषाण कालीन युग। अब पाषाण कालीन युग के अध्ययन करने के लिए इसको हम कई नामों से भी जानते हैं। जैसे इस पूरे को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, यानी प्राग ऐतिहासिक, इतिहास से पहले का काल। तो साक्ष्य के आधार पर इसको जो 3 भागों में बांटा गया है, साक्ष्य के आधार पर और पुरातात्विक जो चीज़ें मिले। साक्ष्य क्या है? साक्ष्य वही जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है या लिखित साक्ष्य मिला है, उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये आपके प्राचीन, ये पाषाण काल लिखा हुआ, ये प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल ये साक्ष्य के है, साक्ष्य के आधार पर है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य नहीं मीन्स कुछ लिखा हुआ नहीं मिला है। दूसरा क्या है, ये उसकी परिभाषा में आता है, लिखित साक्ष्य इसका नहीं, पुरातात्विक साक्ष्य केवल है। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य यानी खुदाई से जो मिला है वही साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। उसको हम क्या कहते हैं? उस इतिहास के कालखंड को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। यानी लिखित साक्ष्य कुछ नहीं है, जो हमको मिला है पुरातात्विक साक्ष्य मिला। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? जमीन में जब खुदाई की जाती है, कोई वस्तु मिल जाए, कोई चिन्ह मिल जाए, उस आधार पर हम पता करते हैं। तो ये हमारा क्या है? इसमें कौन सा युग आता है? इसमें आता है पाषाण काल। पाषाण काल इसमें आता है। क्या आता है? पाषाण काल। अब आपसे पूछा जाए पाषाण काल किसमें आता है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? वो काल जिसका हमको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है और मात्र पुरातात्विक साक्ष्य मिला। पुरातात्विक साक्ष्य यानी जमीन की खुदाई के द्वारा जो साक्ष्य मिले हैं वही साक्ष्य हैं। ठीक, इनको हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक साक्ष्य कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल इसको कहा जाता है। अब दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक क्या है? आद्य ऐतिहासिक बस सीधा सा है, बहुत आसान है। इसमें लिखित साक्ष्य तो है, लिखित साक्ष्य भी है। देखिए, लिखित लिखित प्लस पुरातात्विक, पुरातात्विक साक्ष्य। लिखित भी साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य है, लेकिन इस लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है। पढ़ा नहीं जा सका। साक्ष्य तो लिखित है हमारे पास, लेकिन उस साक्ष्य को हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो क्या है?
इसमें कौन सा आता है? सिंध सभ्यता। सिंध सभ्यता में लिपि हमको पता है, उन्होंने क्या लिखा ये भी हमको पता है, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो उदाहरण क्या इसका रहेगा? उदाहरण रहेगा सिंधु सभ्यता। सिंध सभ्यता आती आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल की परिभाषा है कि लिखित साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य है, लेकिन इस लिखित साक्ष्य को हम पढ़ नहीं पाए हैं, और वो आता है सिंध सभ्यता। और जो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही, जैसे नगर कैसे होते थे, उनका अपना प्रशासन कैसे होता था, उनका अपना कल्चर कैसे होता था, हम केवल लिखित ये पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही पता कर पाए। जैसे मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, हड़प्पा की खुदाई हुई, कालीबंगा की खुदाई हुई, कहाँ से क्या मिला उसी के आधार पर हम केवल जान पाए हैं। और जो उनका लिखित साक्ष्य है वो अभी तक चूँकि पढ़ा नहीं गया है, इसलिए उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब ऐतिहासिक काल में क्या होता है? लिखित साक्ष्य होता है, पुरातात्विक साक्ष्य भी होता है। पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित प्लस पुरातात्विक साक्ष्य, और इसको पढ़ा गया है, पढ़ा जाता है साक्ष्य। पढ़ा जाता है। अब इसमें कौन आ गए? इसमें जो हमारा टोटल इतिहास आ गए, जैसे महाजनपद काल, जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, महाजनपद काल, मौर्य काल। मौर्य काल के हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य हैं और लिखित साक्ष्य भी हैं। इसके अलावा गुप्त काल, राजपूत काल, जितने हैं वो सब इसी में आएंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पाषाण काल जो है, पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल में डिवाइड किया गया, और पाषाण काल के अंतर्गत ही प्रागैतिहासिक काल है। इसके बाद ये सिंध सभ्यता और ऐतिहासिक काल दूसरे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में ये होता है लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है, ही नहीं है। केवल पुरातात्विक साक्ष्य के बूते हम अपना इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य हमारे पास है, पुरातात्विक साक्ष्य है, लेकिन इस लिखित साक्ष्य को हम पढ़ नहीं पाए हैं, जिसे सिंध सभ्यता सॉरी ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है, और इस ये जो लिखित साक्ष्य इसको पढ़ा भी गया है। इसमें आता है महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल, सारे बाद के जो इतिहास हैं इसी काल में आते हैं। अब हम लोग एक एक करके सीधा अध्ययन करेंगे। तो पहले कहाँ चलते हैं? प्रागैतिहासिक काल पर। तो इसको आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक, प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल क्या है? स्टोन एज, जब मनुष्य शुरुआत में ही आया था, उसका जन्म हुआ था, उसको कोई जानकारी थी नहीं, टेक्नोलॉजी उसको कुछ नहीं थी, वो अपना सर छिपाने के लिए गुफाओं में रहता था, पाषाण निर्मित पत्थरों के द्वारा निर्मित गुफाओं में रहता था, तभी उसको कहा गया प्रागैतिहासिक काल। अच्छा, अब इसकी खोज किन किन लोगों ने की है? पाषाण काल से संबंधित कुछ का नाम हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, प्रागैतिहासिक काल ये है। अब इसमें है 1800, देखिए 1800, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1842 ईस्वी में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्राइम रोज। डॉक्टर प्राइम रोज एक हैं, 1842 में इन्होंने, ये अंग्रेज हैं, चाहे तो लिख ले अंग्रेज हैं। डॉक्टर प्राइम रोज ने कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगुर
रायचूर जिले के लिंग सुगुर, एक रायचूर कर्नाटक का, ये कर्नाटक का एक जिला है रायचूर, उस जिले में लिंग सुगुर नामक स्थान पर पाषाण उपकरण खोजे। रायचूर जिले में लिंग सुगुर नामक स्थान पर पाषाण उपकरण खोजे। और कौन सा उपकरण था? छुरा था। उपकरण क्या था पाषाण का? उपकरण था छुरा। किसका बना था? पाषाण का बना हुआ था। इसलिए डॉक्टर प्राइमरोज को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। डॉक्टर प्राइमरोज को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है भारत में। ये जो है प्रागैतिहासिक काल के जनक माने जाते हैं। कहाँ? भारत में। विश्व की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है भारत की। अब इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। वो भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक किसको माना जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को। डॉक्टर प्राइमरोज ने कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंग सुगुर नामक स्थान पर पाषाण उपकरण खोजे। और कौन सा पाषाण उपकरण था? छुरा था। कहाँ पर? कर्नाटक के। जिला कौन सा? रायचूर जिला। विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे, विजयनगर बहमनी, तब इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। और जगह कौन सी थी? लिंग सुगुर। ये लिंग सुगुर जगह। और उपकरण क्या था? पाषाण का उपकरण था। ठीक, पाषाण का उपकरण था। अब इसके बाद आते हैं कई और इतिहास वेदता और उन्होंने भूगोल वेदता, इन्होंने इन सब पर बड़ा अच्छा काम किया है। उसमें एक नाम होता है डॉक्टर इवांस का। 1853 में, यहाँ पर 1853 में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जॉन इवांस। डॉक्टर जॉन इवांस। अब ये आगे वाला मैं मिटा देता हूँ, ये यहाँ आपने नोट कर लिया होगा तभी आगे लिख पाएंगे। डॉक्टर जॉन इवांस ने जो है नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर, नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर से भारी मात्रा में पाषाण उपकरणों की खोज की। अब देखिए 1853 में डॉक्टर जॉन इवांस ने नर्मदा नदी कहाँ पर? एमपी में। टी नरसिंहपुर वहीं पर एमपी में, नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर, ये जगह इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। भारी मात्रा में पाषाण उपकरणों की खोज की। कौन? डॉक्टर जॉन इवांस। इसके बाद आते हैं 1862 में। 1862 ईस्वी में डॉक्टर
कौन है डॉक्टर? डॉक्टर रॉबर्ट बुश फ्रूट। डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस ब्रूस फ्रूट। डॉक्टर रॉबर्ट बुश फ्रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम इनका। डॉक्टर रॉबर्ट बुश फ्रूट जो जियोलॉजिकल विभाग के हेड थे उस समय। ये जो है जियोलॉजिकल विभाग के जियोलॉजिकल विभाग के हेड थे, विभाग के हेड। और स्वयं क्या थे? स्वयं थे भूवैज्ञानिक। एक बार ये पूछा गया, स्वयं क्या थे? भूवैज्ञानिक। स्वयं ये भूवैज्ञानिक थे। डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट 1862 में, जो कि जियोलॉजिकल विभाग के हेड थे, हेड। और स्वयं क्या थे? भूवैज्ञानिक थे। स्वयं भूवैज्ञानिक थे। पहली बार मद्रास के निकट, पहली बार चेन्नई, जो पहले इसको मद्रास कहा जाता है, चेन्नई के निकट पलवरम नामक स्थान पर, पलवरम, इसको अंडरलाइन, पलवरम नामक स्थान से हैंड एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, हैंड एक्स की खोज की। और ये बहुत बड़ी चीज थी, खोज की। देखिए 1862 में रॉबर्ट बुश फ्रूट, जो कि जियोलॉजिकल विभाग के हेड थे, स्वयं में वो भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने पहली बार चेन्नई या मद्रास के निकट पलवरम नामक स्थान से हैंड एक्स या कुल्हाड़ी की खोज की, जो कि अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी घटना थी। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है। बोर्ड जब बड़ा वाला लाएंगे तब फिर और डिटेल से रहेगा, ज़्यादा लिख में रहेगा। तो या तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। बहुत से लोगों ने ये पाषाण युग के बारे में तमाम चीज़ें खोज की। भारतीय जहाँ जहाँ प्राचीन व्यक्ति रहते थे उनके बारे में, वो उनका कैसा कल्चर था, कैसे वो हथियारों का प्रयोग करते थे। अभी आइएगा पाषाण युग में, चापर चापिंग है, कोरछनी है, भेदनी है, तक्षणी है, इन सब का कैसे क्या प्रयोग हुआ, कैसे हुआ, ये सारी जानकारी आपको एक एक करके दी जाएगी। बस आपको करना क्या है, वीडियो आप बार बार देखते रहिए। तो रॉबर्ट बुश फ्रूट हो गए। इसके बाद आते हैं 1884 में। 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी में एक आते हैं विलियम किंग। 1884 में आते हैं विलियम किंग। विलियम किंग, विलियम किंग है। एक जगह अत्रिपक्कम से हैंड एक्स की खोज की 1884 में। वही उन्होंने 62 में खोज की थी और इन्होंने 84 में, 62 का सारी 63। तो अत्रिपक्कम अत्रिपक्कम से हैंड एक्स की खोज की। हैंड एक्स की खोज की।
उन्होंने खोज की थी कहाँ से? पल्लवरम से। इन्होंने कहाँ से खोज की? अत्रिपक्कम, ये दक्षिण भारत में स्थान है। ये भी एक अपने आप में क्रांतिकारी घटना थी। इसके बाद आते हैं 1935 में। 1935 में 1935 में एक है डी टेरा पीटरसन। डी टेरा व पीटरसन। डी टेरा व पीटरसन, इनका एक येल और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का सामूहिक, येल व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक सामूहिक अभियान दल था। येल विश्वविद्यालय आपने सुना होगा, कैम्ब्रिज तो सुना ही है, कैम्ब्रिज। येल व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अभियान दल के अभियान दल ने शिवालिक जो पर्वत है हमारा हिमालय का, शिवालिक पर्वत के पोतवार पठार, शिवालिक पर्वत में एक पोतवार पठार है जो कि आप आगे चलकर ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ये पाकिस्तान के साइड में पड़ता है। से पोतवार शिवालिक अभियान दल ने शिवालिक पर्वत के पोतवार पठार से पाषाण उपकरणों की खोज की। पाषाण उपकरणों की खोज की। पाषाण उपकरणों की खोज की। इसके बाद क्या होता है? अब ये डी टेरा पीटरसन, ये येल और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का ये अभियान दल था। और अभियान दल जब आया तो शिवालिक पर्वत, जैसे हिमालय को ये इसमें क्षैतिज रूप से 3 भागों में बांटा गया। एक तो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय के पोतवार पठार के साइड में, पोतवार का पठार आता है पाकिस्तान के साइड में, वहाँ से पाषाण उपकरणों की खोज की। इसके बाद एक 1950 में आते हैं स्टुअर्ट पिगट। 1950 में ये कौन है? स्टुअर्ट पिगट। इनका सिंध सभ्यता पर काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है और इन्होंने ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी बताया था। तो एक किताब इन्होंने लिखी, स्टुअर्ट पिगट की किताब, प्री हिस्टोरिक इंडिया। इनकी किताब क्या है? प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया इनकी किताब है। किताब का नाम पूछा जाए तो कौन सी? प्री हिस्टोरिक इंडिया में इन सारी चीज़ों के विस्तृत वर्णन किया है। प्री हिस्टोरिक इंडिया में विस्तृत वर्णन किया है, विस्तृत वर्णन किया है। ठीक, तो स्टुअर्ट पिगट की किताब का क्या नाम है? प्री हिस्टोरिक इंडिया। आपसे पूछा जाए प्री हिस्टोरिक इंडिया किसने लिखी, तो स्टुअर्ट पिगट ने लिखी। और बाकी ये आपने देख ही लिया है, विलियम किंग ने अत्रिपक्कम से हैंड-एक्स की खोज की। हैंड-एक्स क्या? कुल्हाड़ी। डी टेरा पीटरसन जो येल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक दल थे, उन्होंने जो शिवालिक के पोतवार पठार में पाषाण उपकरणों की खोज की। स्टुअर्ट पिगट ने इन सभी का अपनी किताब प्री हिस्टोरिक इंडिया में काफ़ी विस्तृत वर्णन किया है। अब आइए हम लोग अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। मेन टॉपिक हमारा क्या है? पाषाण का। अब ये सब कुछ फैक्ट था जो आप तैयार कर लीजिएगा, वो आपसे पूछा जा सकता है। उसमें रॉबर्ट बुशफोर्ड
सबसे इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही हैं जिन्होंने पलवरम नामक स्थान से 1863 में हैंडेक्स या वही कुल्हाड़ी की खोज की थी। तो ये भी आपने नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं मिटा देता हूँ। तब चलते हैं पाषाण काल में। पाषाण काल वही जब मनुष्य जो है गुफाओं में रहता था, जो पत्थरों की बनी थी, उसको कहता था पाषाण। पाषाण मीन्स पत्थर, और इसको इंग्लिश में क्या कहा गया है? स्टोन एज कहा गया है। अब पाषाण काल अगर देखा जाए कि इसका समय काल क्या है, तो समय सीधा सा मान लेते हैं 5 लाख। इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर, यानी 5 लाख BC से लेकर 6000 BC। 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व के बीच में इसका समय है। अब इसको जो है अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भाग। एक तो पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब अध्ययन की सुविधा के लिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। अब आइए पुरा पाषाण काल क्या है। और पुरा पाषाण काल जानने से पहले देख लेते हैं कि इनका समय क्या है। लेकिन जो इसमें समय दिया गया है ये अलग अलग किताबों में अलग अलग है। इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा कि इस किताब में ये दिया है, इस किताब में ये दिया है। जो एथेंटिक किताब है उसके आधार पर मैं आपको समय बता रहा हूँ। इसे समय आपसे नहीं पूछा जाता है, कारण का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय अपना बताया है, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए रहता है। तो इनका 5 लाख से, जो पूरा पाषाण काल है, 5 लाख से 5 लाख BC से 10,000 BC, 10,000 BC। अब 10,000 BC से मध्य पाषाण काल, ये 10,000 BC से 8,000 BC, 8,000 BC ये है। और नव पाषाण काल 8,000 BC से 6,000 BC। ये एथेंटिक किताब में दिया है। देखिए टोटल पाषाण काल कब तक चला, तो 5 लाख BC से 6,000 BC। ठीक, क्लियर हो गया? 5 लाख BC से 5 लाख BC से 6,000 BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। और इसी पाषाण काल को जब 3 खंडों में बांटा गया तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल कितने समय तक चला? 5 लाख से 10,000 BC। मध्य पाषाण काल 10,000 BC से 8,000 BC। और नव पाषाण काल 8,000 BC से 6,000 BC तक चला। अब आइए, अब चूंकि ये 5 लाख से 10,000 BC के बीच में चला तो कितना हो गया? बहुत लंबा समय तक ये चला, काफी लंबा समय तक। तो इसको 3 कालखंडों में पुनः डिवाइड करते हैं। पूरा पाषाण काल को 3 कालखंडों में पुनः इसको जो है बांटा गया है। तो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि फिर से लिख सके, नहीं तो अच्छा खैर यहीं पर मैं कोशिश करता हूं फिर से। देखिए पूरा पाषाण काल को 3 कालखंडों में पुनः डिवाइड किया गया। तो पहला कालखंड है निम्न पुरा पाषाण काल। इसको 3 खंडों में बांटा गया। निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल। दूसरे क्या कहा गया है? मध्य पुरा पाषाण काल,
मध्य पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण काल, और इसको कहा गया है उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को 3 खंडों में बांटा गया है। एक तो निम्न है मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अब आइए इनका समय थोड़ा देख लेते हैं। तो समय जो है निम्न पुरा पाषाण काल का 4 लाख से 90,000, 4 लाख से 90,000 BC, 4 लाख से 90,000 BC। और ये कितना है 50,000 से 40,000 BC। और ये 40,000 से कितना है 10,000 BC, उच्च पुरा पाषाण काल। 40,000 से 10,000 BC, ये सब BC हैं, BC। ठीक, अब आते हैं पहले निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन कर लिया जाए। ये क्या है? तो निम्न पुरा पाषाण काल, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय जो मनुष्य था उसको कोई तकनीकी जानकारी नहीं थी, वो केवल खाद्य का संग्रह करता था। यहाँ लिख लीजिए, खाद्य संग्राहक था, संग्राहक था। मनुष्य जो है केवल खाद्य संग्राहक था इस समय। अग्नि की जानकारी थी लेकिन उपयोग नहीं करता था। अग्नि का उपयोग नहीं, अग्नि का उपयोग नहीं करता था। जिस आधार पर उपकरण बनते थे उसी आधार पर इसको विभाजन भी किया गया। उपकरण कैसे बनते थे तो इसको क्या कहा गया है, अभी देखिए डिटेल और बताएंगे। इसको कहा गया कोर संस्कृति। कोर संस्कृति उपकरणों के बनने के आधार पर है। कोर संस्कृति क्या है अभी आपको बताएंगे। इसको कहा गया फलक संस्कृति। फलक संस्कृति, ये उपकरण के बनने के आधार पर ये नाम दिया गया। इसको क्या कहा गया, ब्लेड संस्कृति। ब्लेड क्या, ब्लेड जिससे आप देखते हैं बहुत पैनी होती है, तो इस समय के उपकरण काफ़ी पैने हो गए थे, काफ़ी धारदार हो गए थे, तो उनको कहा गया ब्लेड संस्कृति। ब्लेड संस्कृति। अब आते हैं कोर संस्कृति। पहले तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ तभी लिख पाऊंगा, क्योंकि बोर्ड जो है छोटा है मेरा, तो यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, कोर संस्कृति, फलक संस्कृति और ब्लेड संस्कृति, ये उपकरण के बनने के आधार पर ऐसे ये विभाजन किया गया है। अब आइए देखते हैं कि ये इतना ये, लेकिन मिटाना तो पड़ेगा, इसलिए कुल मिटा देते हैं, बिना मिटाए नहीं हो पाएगा। अब निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल का आइए देखिए कैसे कैसे क्या होता है। क्या है कोर संस्कृति। अब कोर संस्कृति जानने के लिए हम लोग इनके जैसे उपकरण बनते थे तो वैसे उसके बारे में देखेंगे कैसे वो उपकरण ये बनाते थे। तो यहाँ मैं पुनः लिख दे रहा हूँ, ये है निम्न पुरा पाषाण, निम्न पुरा पाषाण काल। और इसकी खोज किसने की थी, खोज की थी D.N. वाडिया साहब ने 1928 में, और डी टेरा और पीटरसन ने 1938 में। खोज यहाँ लिख लीजिए, ये खोज यहीं पर है। खोज इस सब की थी D.N. वाडिया, D.N. वाडिया। कब की थी,
1928 में। और डी टेरा व पीटरसन, डी टेरा और पीटरसन ने 1935 में इसकी खोज की थी। 1935 में खोज इन्होंने की और इन्होंने ये विस्तृत व्याख्या इसकी थी। व्यापक अध्ययन इन्होंने किया था, व्यापक अध्ययन किया। डी टेरा पीटरसन ने क्या किया था? इस पर व्यापक अध्ययन किया, व्यापक अध्ययन किया। अच्छा, अब इसमें उपकरण कैसे बनते थे? उपकरण को चापर, चापिंग, बिदारणी, कुरछनी ऐसे उपकरण बनाए जाते थे। अब देखिए उपकरणों के आधार पर मान लीजिए कि यह कोई नदी है, यह नदी है, इसमें कोई पत्थर बह रहा है, ठीक। ये पत्थर बह रहा है, ये क्या है? जल है। अब ये पत्थर है, तो पत्थर जब नदी में बहता है तो धीरे धीरे जो उसके किनारे हैं, किनारे घिस जाते हैं। अब देखिए ये ज़्यादा किनारा निकला है, इसमें कम किनारा है, ये धीरे धीरे किनारा घिस गया। अब ये क्या होगा? गोल पत्थर के समान होगा। इसको क्या कहते हैं? पेबुल कहते हैं, पेबुल। अब ये बिल्कुल गोल हो गया है, इसके सारे किनारे जो पहले थे वो घिस गए हैं। ये क्या है? नदी है। अब ये पेबुल क्या हो गया? गोलास्म हो गया। पेबुल इसको कहते हैं गोलास्म, हिंदी में कहते हैं गोलास्म। अब ये पत्थर है, अब इस पत्थर को लेकर उठाकर जमीन में पटक दिया जाए या तोड़ दिया जाए। अब उसका क्या बनेगा? ये पत्थर है, अब इसको जमीन में तोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए तो इसका क्या बनेगा? ऐसे इस टाइप का। और ये जो किनारा निकल आया है ऐसे ऐसे निकला रहेगा। अब ये बीच वाला पत्थर हो गया जो बचा था, ये किनारा जैसे यहाँ का ये ऐसे निकल आया, ये ऐसे निकल गया, ये ऐसे निकल, इसको जमीन पर पटक दीजिए या किसी से तोड़िए तो पहले जो किनारा निकल आया उसको कहते हैं फलक। ये क्या कहते हैं? फलक। और जो बीच का बच गया उसको क्या कहते हैं? कोर। कोर क्यों कहते हैं? कोर मीन्स बीच वाला पोर्शन। तो ये बीच वाला पोर्शन बच गया था। अब इस बीच वाले पोर्शन से ही हथियार बनाए गए। तो जो हथियार बनाया गया वो देखिए इस टाइप का, एक साइड में घिसा गया खूब। तो इसको क्या कहते हैं? जो एक साइड में घिसा गया वो है चापर। और एक घिसा गया दोनों साइड में इस टाइप का, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या है? ये चापिंग है, चापिंग। ये यहाँ पकड़ने वाला है, ये यहाँ भी पकड़ने वाला है। तो चापर क्या होता था? इस कोर से, पत्थर से जो बनाए जाते थे, जो एक साइड में होता था उसको कहते थे चापर। और चापिंग क्या होता था? जो दोनों साइड में ये नुकीला धारदार बना लिया जाता था। और इसके अलावा बिदारणी क्या कहते थे? बिदारणी ये थी कि जैसे एक साइड में ये है ऐसे, ये बिदारणी है, बिदारणी। यह है एक साइड में धार, एक दिशा में धार। ये क्या है? दोनों दिशा में धार, दोनों दिशा में धार। और ये क्या है? एक दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही तरफ दो दो धार, एक ही तरफ, एक ही दिशा में दो दो धार, दो दो धार। ठीक, अब फिर से इसको समझ लेते हैं।
चापर उसको कहते हैं जिसमें एक दिशा में धार हो, चापिंग उसको कहते हैं जो दोनों दिशाओं में धार हो, जैसे ये आपको दिख रही है। और विदारणी वो होती थी जो एक ही दिशा में हो लेकिन दो दो धार हो। तो इसको कहा गया इस संस्कृत को चापर चापिंग विदारणी संस्कृत। तो इसको कहा गया कोर संस्कृत, कोर कल्चर कहा गया, क्योंकि ये कोर से बनाया जाता था। ठीक, अब ये हो गया। और ये उत्तर भारत में खोजा गया था। अब दक्षिण भारत में जो है रॉबर्ट बोसफ्रूट, जो आपकी पहले बताया चुका है, एक हैंड एक्स होता था, ये कुल्हाड़ी के समान इस टाइप का। ये देखिए पकड़ने वाला, ये कुल्हाड़ी है। तो हैंड एक्स, हैंड एक्स, हैंड एक्स की खोज रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, रॉबर्ट बुशफ्रूट ने 1863 में कहाँ से की थी? पल्लवरम से। पल्लवरम कहाँ से की थी? पल्लवरम से की थी। पल्लवरम, पल्लवरम से की थी। ये आपकी कुल्हाड़ी है, यानी हैंड एक्स है। पल्लवरम कहाँ है? दक्षिण भारत में। और अत्रिपक्कम से जो है, इसी की खोज अत्रिपक्कम से, अत्रिपक्कम से किसने की थी? विलियम किंग ने। विलियम किंग ने की थी। कब की थी? 1884 में। ठीक, तो चापर चापिंग विदारणी ये उत्तर भारत में था, और हैंड एक्स कल्चर जो है दक्षिण भारत में था। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको मिटा दें, तब जाकर तब अगला लिखें। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब उपकरणों के आधार पर ये जो निम्न पुरापाषाण काल है, इसको दो भागों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल की ही बात हो रही है अभी। एक तो उत्तर भारत का स्थान, चापर चापिंग कहाँ पर था? चापर चापिंग कल्चर कहाँ था? उत्तर भारत, उत्तर भारत। और हैंड एक्स कहाँ? दक्षिण भारत। हैंड एक्स ये दक्षिणी भारत। हैंड एक्स कहाँ था? दक्षिणी भारत था। अब एक ऐसा स्थान है चौतरा, चौतरा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यहां पर ये दोनों मिले हैं, चापर चापिंग भी मिला है और हैंड एक्स भी मिला है। यानी चौतरा में दोनों का संगम है, दोनों मिले हैं, चापर चापिंग भी और हैंड एक्स भी। यानी दोनों प्रकार के उपकरण मिले हैं। ठीक, अभी देख लेते हैं देश में कुछ ऐसे स्थान है कि कहाँ कहाँ पर कुछ ये और मिले हुए हैं, आपसे पूछा जा सकता है। स्थान कहाँ कहाँ चापर चापिंग से संबंधित, हैंड एक्स से संबंधित मिले हैं। तो एक स्थान है कश्मीर। कश्मीर में पोतवार का पठार है पाकिस्तान साइड में, पोतवार पठार में मिला है। कश्मीर में एक स्थान है लिद्दर नदी, वहां पर ये उपकरण पाए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान में
डिडवाना के पास मिला है। डिडवाना राजस्थान में कहाँ? डिडवाना के पास पाया गया है। डिडवाना के पास। इसके बाद यूपी में कहाँ? बेलन घाटी। बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद, जिसका नवीन नाम क्या है? प्रयागराज है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में नेवासा, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है नेवासा, कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद एमपी में मध्य प्रदेश, तो भीम बेटका, टी नरसिंहपुर, भीम बेटका, टी नरसिंहपुर। इन सब जगह जो है चापर, चापिंग, हैंड एक्स के हथियार, औजार मिले हुए हैं। अब आइए मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन करें। ये इसको आपने नोट कर लिया होगा, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आइए मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में। जिस प्रकार से निम्न पुरा पाषाण काल की खोज डी.एन. वाडिया साहब ने की थी, उसी प्रकार से मध्य पुरा पाषाण काल की खोज एच.डी. संकलिया ने की है। ये मध्य पुरा पाषाण काल, समय आपको लिखाया जा चुका है इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। खोज की थी एच.डी. संकलिया। किसने की थी? एच.डी. संकलिया। अब आ जाए कि मध्यपुरा पाषाण काल की खोज किसने की? तो एच.डी. संकलिया ने की थी। अच्छा, औजार इस समय क्या क्या थे? मेन तो औजार ही है। तो जो उस समय के निम्न पुरा पाषाण काल में औजार थे, तो पहले उसमें बताया गया थे कि कोर संस्कृत से बनते थे। कोर संस्कृत क्या थी? जैसे बताया गया कि यह पत्थर था, पत्थर को तोड़ा गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अब आपका ये वाला पोर्शन बच गया और ये आपका, ये आपका, ये आपका, ये आपका, इसको क्या कहा गया? फलक। तो निम्न पुरा का पाषाण काल में कोर से बनता था, अब क्या है? फलक से बनता है। फलक से बनाने क्या हो? औजार थोड़ा सा नुकीले हो गए और धारदार हो गए और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी हाई हो गई। अब इसमें क्या थे? स्क्रैपर था, पॉइंट था, और ब्यूरिन। ये इस समय के ये हथियार हैं। अब ये कौन कौन से हथियार थे इसको मैं मिटा देता हूं। स्क्रैपर था, क्या था? स्क्रैपर, खुरचनी को स्क्रैपर कहते हैं। खुरचनी में किसी को खुरचना हो, जैसे जानवर की खाल उतारनी है, पेड़ की छाल है तो छाल को खुरचना है, तो ये क्या? खुरचनी हो गई। खुरचनी कैसी होती थी? ये अब यहाँ पर तो ऐसे ही बन पाएगा, और ये ऐसे धार लगी होती थी। किसमें ये क्या मतलब है? पेड़ों की छाल खुरचने में, पेड़ों की छाल खुरचने में, जानवरों की खाल उतारने में, जानवरों की खाल उतारने में, जानवरों की खाल उतारने में इसका काम किया जाता था, स्क्रैपर का। अब पॉइंट आ जाइए। पॉइंट क्या था? पॉइंट जो है, जो बनाया जाता था इस टाइप का, ये पॉइंट था। ये होता था, हथियार होते थे किसी जानवर पर मारने के लिए, या जैसे लकड़ी को अलग करने के लिए,
ये हत्था था नुकीला टाइप का, नुकीला टाइप का, किसी के गर्दन दबाने के लिए या गर्दन अलग करने के लिए। एक होता था ब्यूरीन, ब्यूरीन ये ब्लेड टाइप की होती थी, ऐसे किनारे किनारे ब्लेड होती थी ऐसे ऐसे। ये तो ये मध्य पुरा पाषाण काल में ये उपकरण प्रयोग में होते थे। और ये बनते किसके से? ये फ्लिंट के बनते थे, फ्लिंट, चार्ट, जैस्पर, जैस्पर और क्वार्टजाइट, क्वार्ट जाइट, इन पत्थरों के बनते थे। अब निम्न पुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट के बनते थे। अब जो है फ्लिंट आ गया, चर्ट आ गया, जैस्पर आ गया, क्वार्टजाइट आ गया। और ये हथियार पहले से ज़्यादा नुकीले होते थे, पहले से ज़्यादा धारदार होते थे। यानी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपग्रेड कर रही है। साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो पहले ये ऐसे कर देते हैं, रहेगा क्लियर। ये नेवासा से, नेवासा भी आपने पढ़ा था, कहाँ था? महाराष्ट्र में। तो नेवासा से क्या मिला है? नेवासा से प्रवरा नदी के तट पर ये था, प्रवरा, प्रवरा, प्रवरा नदी के तट पर, नदी के तट पर, प्रवरा नदी के तट पर था ये नेवासा। और नेवासा से जो है मध्य पुरा पाषाण की सारी विशेषताएं मिलती है। ये नेवासा से, ये मध्य पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण की सारी विशेषताएं मिलती हैं, विशेषताएं मिलती हैं नेवासा से। अब आ जाए क्वेश्चन की मध्य पुरा पाषाण काल की वो स्थान बताए जहाँ से उसकी सारी विशेषताएं मिलती हैं, तो वो है नेवासा। और इसके बाद एक है चिरकी, 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 ये भी नेवासा के पास में है। यहाँ से भी मध्य पुरा पाषाण काल के कुछ उपकरण मिलते हैं नेवासा के पास, नेवासा के पास। और एक स्थान आता है हथनौरा, हथनौरा, हथनौरा से क्या मिला है? हथनौरा से मिला है मानव कंकाल, जो सबसे प्रथम है, सबसे पहली बार, प्रथम बार, प्रथम बार मानव कंकाल हथनौरा से मिला है। प्रथम बार मानव कंकाल जो हथनौरा से मिला है। हथनौरा है कहाँ? एमपी में। यह हथनौरा कहाँ है? एमपी में। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मानव कंकाल कहाँ से मिला, तो हथनौरा से मिला। और हथनौरा है कहाँ? वो एमपी में है। अब इसके बाद आते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। तो आई थिंक इसको मिटा देते हैं, तभी हो पाएगा। ठीक, आप मेरे साथ नोट करते रहिए और अपना नोट्स बनाते रहे, क्योंकि अपना जो नोट्स होता है वो पढ़ने में ज़्यादा सही होता है, बातें समझ में आती हैं। दूसरे के नोट्स से पढ़ने में भी नहीं आती हैं, ऊपर से आपके आसान भी रहेगा कि हमने नोट्स दिया है। और मेन जो चीज़ होती है, यानी कोर मैटर जो होता है, वो कोई देता नहीं है। सेकेंड जो उनका नोट्स होता है वही लोग देते हैं। तो आप अपना फर्स्ट नोट मेरे साथ बनाते रहिए और घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारा मैटर आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब आइए उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल। समय लिखने की जरूरत नहीं, समय मैंने लिखा दिया, समय के बहुत चक्कर में मत पड़िएगा। अब इस समय स्थिति क्या होती? हिम युग समाप्त हो गया। हिम युग क्या होता है? जब पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ थी, ठंडी पड़ती थी, सूर्य का टेम्परेचर और पृथ्वी पर नहीं आ पाता था। अब क्या, सूर्य का टेम्परेचर पृथ्वी पर आने लगा है और बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लगी है, टेम्परेचर जो है बढ़ने लगा है। अब टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है? वनस्पतियों का विकास हो रहा है, छोटे छोटे जीव आ रहे हैं। तो अब हथियार भी हमको छोटे छोटे चाहिए, क्यों? हमको छोटे जीवों को मारना है। और पहले बड़े जीवों को मारना था तो बड़े हथियार बनते थे।
अब इसको क्या कहा गया? ब्लेड कल्चर कहा गया। ब्लेड संस्कृति, ब्लेड की संस्कृति मैंने छोटा हथियार नहीं, तीखा हथियार नहीं, नुकीला रहे, ब्लेड संस्कृति कहा गया इसको। वो मध्य क्या थी? फलक था, और निम्न पुरा पाषाण काल वो कोर संस्कृति थी। तो इसमें भी कौन कौन से बने? खुरचनी थी, खुरचनी, तक्षणी, खुरचनी, तक्षणी, ये उपकरण हो गए आपके। और ब्यूरीन थी, ब्यूरीन। ये इतने उपकरण आपके इस समय बन रहे थे। तक्षणी क्या होता था कि दीवार में कुछ काटना हो गया या कुछ खोदना हो गया, ये काम आते थे। और इस समय क्या हुआ? होमो सेपियंस का जन्म होता है। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ये क्या है? आधुनिक मानव। आधुनिक मानव, आधुनिक मानव का जन्म हुआ। और कब हुआ? 30,000 BC, 30,000 BC में। यह माना जाता है कि आधुनिक मानव का जन्म 30,000 BC में हुआ, यानी उच्च पुरापाषाण काल के समय जो है आधुनिक मानव का जन्म हुआ। और हिम युग की समाप्ति होती है। हिम युग की समाप्ति, हिम युग की समाप्ति। हिम युग जो है पृथ्वी पर 4 बार पड़ चुका है, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक, इस समय क्या हुआ? इस समय कुछ नई चीजें आई। इस समय चित्रकारी, चित्रकारी और नक्काशी, नक्काशी की शुरुआत होती है। चित्रकारी और नक्काशी की शुरुआत होती है। चित्रकारी जो है हमको देखने कहाँ मिलती है? भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा में, भीमबेटका की गुफा में। और इसके दीवारों पर बनाए गए हैं लगभग 600 गुफाएं यहाँ पर हैं। 600 गुफाएं, सबसे ज़्यादा गुफाएं। और चित्र कहाँ पर हैं? भीमबेटका के दीवारों पर, दीवारों पर। और खोज किसने की थी भीमबेटका की? एक से वणक्कर महोदय, वणक्कार महोदय, वणक्कार महोदय, आप जाने वणक्कार महोदय, वणक्कार महोदय ने भीमबेटका की खोज की थी। भीमबेटका है कहाँ? भीमबेटका एमपी में है। भीमबेटका एमपी में कहाँ पर? रायसेन जिला। एमपी में किस जिले में? रायसेन। आप याद रखिए, जिला भी पूछ लेता है, रायसेन जिला, रायसेन जिला। वणक्कर महोदय ने खोज किया, वणक्कार महोदय ने। और एमपी के ये रायसेन जिले में है। यहाँ क्या है? 1 मीटर 2 मीटर लंबे चित्र हैं। 1 मीटर, एक देखिए ये 1 से 2 मीटर लंबे चित्र, मीटर लंबे चित्र हिरण के चित्र हैं। ये 1 से 2 मीटर लंबे चित्र हिरण से है। रंग का कौन सा? ये हिरण है, भालू हैं, बारहसिंघा हैं, बारहसिंघा हैं। रंग कौन सा प्रयोग करते थे? रंग में हरे लाल रंग का प्रयोग करते थे। तो हरे लाल रंग का ये प्रयोग करते थे। वणक्कर महोदय ने खोजा था और इनके ये चित्र होते थे। ठीक, अब आइए नक्काशी पर। तो एक मैं मिटा देता हूँ, तभी नक्काशी इसमें आ पाएगी। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, फिर लिखे नक्काशी। नक्काशी में यहाँ यूपी के एक लोहंदा नाला से अस्थि की बनी मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। वहीं से पता चलता था कि चित्रकारी धीरे धीरे शुरुआत हो गई थी। तो नक्काशी आते हैं
नक्काशी। नक्काशी का साक्ष्य जो है मिला है बेलन नदी घाटी से। बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी में एक है लोहंदा नाला, ये इलाहाबाद में है, इलाहाबाद। बेलन नदी घाटी में एक है लोहंदा नाला, लोहंदा नाला। यहाँ से जो है अस्त्र से निर्मित यानी हड्डी से निर्मित, अस्थि से निर्मित मात्र देवी की, मात्र देवी की मूर्ति मिली है। मात्र देवी की मूर्ति मिली है, मात्र देवी की मूर्ति मिली है। ठीक, तो नक्काशी की जानकारी हमको मिलती है बेलन नदी घाटी में, जो कि इलाहाबाद में है। वहाँ के लोहंदा नाला है, उस लोहंदे नाले से अस्त से निर्मित मात्र देवी की मूर्ति मिली है, जिससे पता चलता है कि इनकी नक्काशी किस सीमा तक थी। ठीक, तो भीमबेटका से हमको चित्रकारी पता चलता है और लोहंदा नाले से हमको इनकी नक्काशी के बारे में पता चलता है। और जो ये है ब्लेड संस्कृति थी, अब फिर से एक बात दोहरा लेते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल कोर संस्कृति थी, जिसमें चापर चापिंग हथियार बनाए जाते थे। मध्य पुरा पाषाण काल फलक संस्कृति थी, जिसमें खुरचनी स्क्रेपर है, खुरचनी है, बेधनी है, ये सब उपकरण थे। इसके बाद उच्च पुरा पाषाण काल, इस समय हिमयुग की समाप्ति हो गई थी, टेम्परेचर बढ़ने लगा था, छोटे छोटे जीव जंतु पैदा होने लगे थे, हथियार छोटे बनने लगे थे, लेकिन वो तीक्ष्ण होते थे, इसीलिए इसको कहा गया है ब्लेड संस्कृति। और इस समय चित्रकारी और नक्काशी की जानकारी हमको प्राप्त होने लगती है। चित्रकारी की जानकारी हमको भीमबेटका से प्राप्त होती है, जिसकी खोज वड़क्कर महोदय ने की थी। भीमबेटका में लगभग 600 हैं गुफाएं, और चित्र वहाँ के दीवारों पर बनाए जाते थे। 1 मीटर से 2 मीटर तक लंबे चित्र होते थे, जैसे उसमें हिरण बनाया जाता था, भालू बनाया जाता था, बारहसिंघा बनाया जाता था। और भीमबेटका की खोज वड़क्कर महोदय ने की थी। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। अब नक्काशी की जानकारी हमको बेलन घाटी इलाहाबाद में लोहंदा नाले से एक मात्र देवी की जो अस्त्र से निर्मित मूर्ति है उससे पता चलता है। तो आज का वीडियो मित्रों यहीं तक, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश के साथ, नई उमंगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।